फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थिंकर थॉमस हॉब्स के बारे में। इनका जन्म 1588 में यूनाइटेड किंगडम के मालमेसबरी में हुआ था। ये एक ऐसा समय था जब ब्रिटेन में भय का माहौल था। स्पेन का यहाँ अटैक हो चुका था। लोगों और राजा के बीच कॉन्फ्लिक्ट था कि मोनार्की रहेगी या लोकतंत्र स्टैब्लिश होगा। फिर 1642 से 1688 के मध्य गौरवपूर्ण क्रांति हो जाती है। इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, जहाँ पर क्राउन नाम मात्र का राजा होता है और संसद को सारी शक्तियाँ दे दी जाती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो थॉमस हॉब्स थे ये शुरू से मोनार्की को सपोर्ट करते थे, राजतंत्र को सपोर्ट करते थे। लेकिन अब सत्ता संसद के पास आ गई थी और इनके जन्म के समय भय का माहौल भी था। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते इनका एक कथन फेमस है कि भय मेरे जुड़वा भाई के समान है, फियर इज माई ट्विन ब्रदर। अब देखिए आगे क्या होता है। थॉमस हॉब्स जब अपने शिष्यों के साथ 1629 से 1631 के मध्य एजुकेशनल टूर पर निकला था ना, तो उस बीच एक यूक्लिड नाम के ज्योमेट्री के लेखक थे, उनकी इन्होंने बुक पढ़ी। बुक पढ़ने के बाद उन्हें फील हुआ कि दुनिया की हर एक चीज़ में विज्ञान या साइंस को जोड़कर देखा जा सकता है। मतलब हर चीज़ में कारण कार्य संबंध होता है। इससे प्रभावित होकर हॉब्स ने दो चीज़ों का अध्ययन किया, पहला साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, दूसरा पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र। अब हमें इनके राजनीति शास्त्र के विचार को देखना है। अब थॉमस हॉब्स का सबसे इम्पोर्टेंट विचार है वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मटेरियलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया था। ये कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की तरह ही सामाजिक विज्ञान की भी निश्चित पद्धति होनी चाहिए, कारण कार्य संबंध पर आधारित होना चाहिए वो। अब हॉब्स के अनुसार ह्यूमन का नेचर कैसा है वो देख लेते हैं। हॉब्स कहते हैं कि जो मनुष्य है वह स्वभाव से ही सेल्फिश या स्वार्थी है, ग्रीडी या लालची है और हमेशा अपने पास पावर या शक्ति रखना चाहता है। अब देखिए किसी भी समाज में मनुष्य ऐसा है तो स्वाभाविक है कि उसके बीच संघर्ष होगा। लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक दूसरे से संघर्ष करेंगे, अशांति फैलेगी। इसी अवस्था को हॉब्स ने नेचुरल कंडीशन या प्राकृतिक अवस्था कहा। तो अब इस संघर्ष से बचने के लिए भी हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी। याद रखना, हॉब्स ने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि समाज या उस क्षेत्र में उपस्थित कुछ लोग आपस में मिलकर ही अपने में से किसी एक को ही किंग या स्टेट या गवर्नमेंट के रूप में चुन लेते हैं। मतलब पूरा समाज एक मशीन की तरह काम करता है। इसीलिए हॉब्स की इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मैकेनिकल स्टेट भी कहा जाता है, यांत्रिक अवधारणा। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने मिलकर अपने में से ही किसी को किंग चुना है या फिर गवर्नमेंट चुना है, इसलिए हॉब्स की इस थ्योरी में उपयोगितावाद, उदारवाद आदि की विचारधारा भी देखने मिलती है। मतलब इसमें सबकी सहमति या कॉन्सेंट ऑफ ऑल तथा सबकी शक्ति, पावर ऑफ ऑल, शक्ति और सहमति को मिलाकर राज्य का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर हॉब्स का जो किंग है वो निरंकुश शासक है, एब्सोल्यूट पावर है उसके पास। अब हॉब्स के इन थॉट्स को देखने के बाद इसकी कुछ प्रमुख बुक्स की बात कर लेते हैं। पहली द एलिमेंट ऑफ लॉ जो विधि से संबंधित है, दूसरी है डिसीव जो संप्रभुता से संबंधित है, तीसरा है लेवियाथन जो प्राकृतिक अवस्था, राज्य की उत्पत्ति, संप्रभुता, राज्य और धर्म से संबंधित है, फोर्थ है डी कॉर्पोर, ये हॉब्स के भय का उल्लेख करता है, फिफ्थ है डी होमिन और सिक्स्थ है बेहेमोथ जो गृह युद्ध और प्रशासन को बताता है। याद रखिएगा कि हॉब्स ने अपने दर्शन का आधार गति को माना है, जो गैलीलियो से प्रभावित है। हॉब्स कहता है कि अलौकिक संसार पूर्ण रूप से यांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ जितनी क्रियाएं होती हैं उसके पीछे पदार्थ की गतिशीलता होती है। अब इसके अलावा हॉब्स ने 14 वर्ष की आयु में यूरिपिडीज की मीडिया नामक नाटक का लैटिन में अनुवाद भी किया था। ये सारी बातें थी हॉब्स के बारे में। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।